नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और मैं हूं राजेश सोनी। और आज का हमारा चर्चा का विषय है राहुल की क्लास, मजबूती की आस। तो देखिए, देर सवेर ही सही, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब बदलाव की तरफ बढ़ चुकी है। जी हां, सबसे पहले कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 11 जिला अध्यक्षों को बदलने की सूची जारी की। पार्टी को मजबूत करने और जमीनी स्तर के नेताओं को सक्रिय करने के लिए बदलाव की यह बयान इसको बेहद अहम माना जा रहा है। देश भर से कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं राहुल गांधी उनकी क्लास लेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में कांग्रेस को जो करारी शिकस्त मिली है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं राहुल गांधी, उन्होंने देश भर के 700 से ज्यादा अधिक जिला अध्यक्षों की क्लास ली रखी। और कांग्रेस संगठन को देश भर में मजबूती प्रदान करने के लिए राहुल गांधी ने सभी से एक एक कर चर्चा कर जमीनी हालात और हार की वजह भी तलाशी। और आपको बता दें कि ये कोशिश है राहुल गांधी की कि वो भी तलाशेंगे कि क्या कुछ स्थिति और संगठन को कैसे मजबूती दी जा सके और सत्ता पक्ष के खिलाफ किस तरह से मजबूती से जो लड़ाई है उसे लड़ा जा सके। और इसी को लेकर जिला अध्यक्षों की क्लास जो राहुल गांधी लेने वाले हैं या ले रहे हैं, वो बेहद अहम मानी जा रही है। और जिसे लेकर सूबे की सियासत में भी पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह के तंज अब भाजपा की तरफ से सामने आ रहे हैं, तो एक तरफ जहां कांग्रेस खुद को ऊपर लेकर जाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि राहुल जितना भी करते हैं कांग्रेस उससे नीचे ही आती है। बहरहाल इन्हीं आरोप प्रत्यारोप के बीच ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल का ये बदलाव कांग्रेस के लिए कितना बड़ा दांव साबित होगा। कुछ मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको इस मामले को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप की सियासत चल रही है वो सुनवाते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी जो एक्सरसाइज चल रहा है, अभी सारे जिला अध्यक्षों को, अभी साउथ के और नॉर्थ ईस्ट के जिला अध्यक्षों की एक बैठक होगी 27 मार्च को। अभी 3 अप्रैल को, अभी जिसमें छत्तीसगढ़ भी है, पंजाब भी है, तो 3 अप्रैल को होगा, जिसमें और दूसरे राज्य हैं जो हिंदी भाषी बेल्ट हैं उनके, और क्योंकि बड़ा एरिया है तो 2 दिन तक के 3 और 4 अप्रैल को बैठक आयोजित की गई है जिला अध्यक्षों के। जिला अध्यक्षों से सीधा संवाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे एलओपी लोकसभा राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और उसके माध्यम से के संगठन में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको किस प्रकार से बैलेंस किया जाए, और जिला अध्यक्ष को जहाँ अधिक पावर देने की बात भी हो रही है और साथ ही साथ उसकी जिम्मेदारी भी। तो ये 2 काम अभी उसके लिए चर्चा हो रही है। देखिए, राहुल गांधी ने कई अभियान किया, अभी बीच में हमने देखा भारत जोड़ो यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, संविधान की कॉपी लेकर निकले। पर वो राहुल गांधी जितना काम करते हैं कांग्रेस उतने नीचे चली जाती है। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल देश की राजधानी में शून्य में आउट हो गई है, लगातार शून्य में आउट हो रही है। छत्तीसगढ़ के नगर निगमों में शून्य में आउट हो गई कांग्रेस। तो कांग्रेस पार्टी तो शून्यता की ओर बढ़ रही है, शून्य की ओर बढ़ रही है, और इसलिए कांग्रेस की किसी भी गतिविधि का कोई लाभ कांग्रेस के संगठन को नहीं मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में जैसे हम देख रहे हैं, कांग्रेस के नेता किस प्रकार से आपस में लड़ रहे हैं, अपने अपने अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो कांग्रेस का कुछ होना नहीं है। मुझे लगता है कि यदि जिला अध्यक्षों को नुकसान क्या होगा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सड़क पर जाकर कुछ नहीं कर पाए तो बैठक कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी जो एक्सरसाइज, तो देखिए किस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी जो जिला अध्यक्षों से संवाद करने वाले हैं, जो क्लास लगाने वाले हैं, और पार्टी ये चाहती है कि देखिए इससे संगठन मजबूत होगा। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के भी कई आरोप, इन्हीं आरोप प्रत्यारोप के बीच हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी जिस तरह का ये बदलाव कर रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा दांव साबित होगा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, परिचय आपसे करवा देते। आलोक सोनी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ है। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अंशुल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। अंशुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहले अंशुल जी, आपके पास, अभी हम जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं और कई राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, हताशा ही हाथ लगी,
अब ऐसे में राहुल गांधी जो पाठशाला लगाने जा रहे हैं, जो क्लास लगाने जा रहे हैं, जो 1-to-1 चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, इसका कितना असर देखने को मिलेगा? और क्या अब ये मान लिया जाए कि जिस तरह से पार्टी अगर ये प्रयास कर रही है, प्रयोग कर रही है, तो पार्टी अपने पुनर्गठन की ओर आगे बढ़ रही है? सर्वप्रथम तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं आदरणीय कि चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे बीजेपी की पार्टी हो, चाहे कोई भी सामाजिक संगठन हो, वह समय समय पर इस प्रकार की क्लास लगाता रहता है, समय समय पर वह बात करता रहता है। समय जी बोलिए अंशुल जी। मेरी आवाज प्रॉपर जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात। जी मैंने कहा जी, समय समय पर इस प्रकार की क्लासें लगाता रहता है और वह न केवल संगठन के लिए, संगठन में जुड़े हुए अनेक कार्यकर्ता के लिए अति उत्तम होता है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी अभी ये कह रहे थे कि राहुल गांधी जी जिस प्रकार जितना भी काम करते हैं वह कांग्रेस के गर्त में लेकर चली जाती है और जितने भी राज्यों में वह जाते हैं वो शून्य पे खड़े हो जाती है। तो आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से मैं थोड़ा सा स्पष्ट करता हूं कि आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, हम महाकाल के भक्त हैं। महाकाल के भक्त जो होते हैं वो आदि भी वही होते हैं और अंत भी वही होते हैं और अनंत भी वही होते हैं। बेशक हम इस बात को सहस्त्र स्वीकार करते हैं कि आज हम शून्य पर खड़े हैं, अगर शून्य भी देयक है तो वह महाकाल का देयक है और आने वाला समय जो अनंत जब हम खड़े थे और अनंत हम खड़े होकर दिखाएंगे वह भी महाकाल के आशीर्वाद से करते हुए दिखाएंगे। लेकिन बीजेपी में किस प्रकार का होता है, थोड़ा सा इसको भी सुनने की आवश्यकता उप मुख्यमंत्री जी और साथ ही इनके प्रवक्ताओं को। बीजेपी में पर्ची सिस्टम चलता है मानूंगा, तो रातों रात एक प्रभारी जी आते हैं और पर्ची जो होते हैं वो किसी को दे जाते हैं, वो रातों रात मुख्यमंत्री बन जाता है। ना केवल सर्वांगीण विकास होता है, ना विधायकों की सुनी जाती है, ना संगठन में किसी भी प्रकार का विकास होता है। दूसरे दिन खड़े होकर आदरणीय मोटा भाई अमित शाह जी यह कहते हैं कि कल से आप फिर से पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो जाते हैं और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, क्या हो जाता है, इस बात का ना मीडिया के जगत को पता चल पाता है, ना किसी संगठन को पता चल पाता है। तो लोकतांत्रिक और आलोकतांत्रिक की प्रतिभूति आखिर जमीनी स्तर पर क्या होती है, बीजेपी को इस बात को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। सोनी जी एक बात और मैं आपसे कह देना चाहता हूं, एक बात और मैं कह देना चाहता हूं सोनी जी, कि जो जिला अध्यक्षों की हम लोग को पावर डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम कर रहे हैं, यह ना केवल अभी नहीं हो रहा है, ये कई वर्षों पहले से इंदिरा गांधी जी के जमाने से चला आ रहा है कि जिला अध्यक्षों की सुनी जाएगी, जिससे जो संगठन सत्ता एवं आला कमान के बीच की दूरियां हैं उसे कम किया जा सके। यह कि कोई कांग्रेस नहीं करती है। संगठनात्मक एवं संविधानिक एवं लोकतांत्रिक पुस्तकों को पढ़ने का प्रयास जो भी व्यक्ति करेगा उसमें ये कहीं ना कहीं प्रतिलिपि पाई जाएगी। लेकिन आलोक सोनी जी इस बात को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये आरएसएस की पतली पतली पुस्तक पढ़ते हैं, ये थोपोवाद की राजनीति करते हैं कि कल से आपका जिला अध्यक्ष जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या इसी वजह से अब जब इतनी मजबूती के साथ अगर इस तरह की रणनीति बनाकर अंशुल जी लगातार काम किए जा रहे हैं तो फिर क्यों पार्टी नीचे जा रही है? आप अगर कह रहे हैं भाई कि देखिए जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है भाई उसको बैलेंस ही तो नहीं कर पा रहे हैं ना आप, यही तो दिक्कत है जिसकी वजह से पार्टी जो है उसका ग्राफ लगातार घटता जा रहा है। बिल्कुल आपने बड़ी उचित बात कही कि आपके हिसाब से वह ग्राफ घटता जा रहा है। हाँ। लेकिन जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो यही कांग्रेस की पार्टी के एक कार्यकर्ता जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो उन्होंने यह नहीं सोचा था कि पावर किसके पास है किसके पास नहीं है, वो सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ रहे थे। अब जब हम मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, नहीं आपको इतिहास को तो जाना पड़ेगा, इतिहास से लेकर वर्तमान तक जब हम आएंगे तो भविष्य की रूपरेखा तय कर पाएंगे। पार्टी के प्रयासों पर चर्चा हो रही है कि आप वर्तमान, चलिए मैं लौट रहा हूँ बहरहाल आपके पास, क्योंकि समय कम होता है ना इसलिए चर्चा क्या सार्थक हो तो ज्यादा अच्छा है। अंशुल जी, आलोक जी देख लीजिए अब राहुल गांधी जिस तरह से तैयारियां कर रहे हैं और एक बड़ा बदलाव पार्टी में देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं देखिए अब दमखम के साथ जो है कांग्रेस पार्टी मैदान में होगी। ये कांग्रेस की रणनीति और ये तैयारी ये भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? राजेश जी, आपको, आपके दर्शकों को, साथी प्रवक्ता जी को मेरा नमस्कार। देखिए राहुल गांधी को मैं जब तक समझता हूँ आज तक देश में ही सीरियसनेस नहीं लिया है, तो उनके कार्यकर्ता, उनके जिला अध्यक्ष कितना सीरियस लेंगे ये बहुत सोचने वाली बात है। दूसरी बात, आपकी पार्टी में यदि जब तक आपके पास में कोई ऐसा लीडर मौजूद ना हो जिसने कुछ कर दिखाया हो, जो आपके एक स्टैंडर्ड सेट करता हो कि आप यदि एक पार्टी को चलाते हैं, एक प्रदेश को आगे बढ़ाते हैं, एक देश को आगे बढ़ाते हैं, वो किस तरह से काम करके बढ़ाया जा सकता है,
तो एक स्टैंडर्ड सेट करने की बात होती है। आज कांग्रेस की पार्टी में ऐसा एक भी लीडर, एक भी नेता ऐसा मौजूद नहीं है, न राष्ट्रीय में न प्रदेश स्तर पे। और जब जब इन्हें मौका मिला है तो ये इतने घोटाले कर जाते हैं कि वो एक उल्टा काम कर जाता है कार्यकर्ताओं के मन में, कि वो स्टैंडर्ड जो बनाना चाहते हैं वो स्टैंडर्ड जो है वो डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी से वो उनके जिला अध्यक्ष सीखेंगे कि जिला अध्यक्षों से राहुल गांधी सीखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि और एक बात फिर से मैं बार बार दोहराई जाती है, राहुल गांधी जी ने पद यात्रा करी, राहुल गांधी ने उससे क्या अचीव किया, उन्होंने क्या सीखा? अगर आज भी इतने वर्षों से वो राजनीति में आए हुए और आज भी वो यदि इस बात को समझ नहीं पाए कि देश की जनता का मूड कैसा है, देश की जनता क्या चाहती है, और उन्होंने इतनी बड़ी पद यात्रा करी, ऐसा लगता है कि वो भारत भ्रमण पे निकले हुए थे, ना कि किसी प्रकार की भारत जोड़ो यात्रा पर पे थे। तो जो संगठनात्मक एक मजबूती की बात होती है, उसके लिए सबसे आवश्यक होता है कि आपका जो लीडर है वो कितना स्ट्रांग है और उसने कितना अचीवमेंट किया। तो जो इस तरह की जो अभी कार्रवाइयां हो रही है या कोई भी काम अभी कांग्रेस कर रही है, ऐसा लगता है राजेश जी कि केवल दिखावे के लिए किया जा रहा है। राहुल गांधी जी अपने वजूद को जो है जिंदा रखना चाहते हैं। एक परिवार की पार्टी है, तो इस परिवार की जो क्या राहुल गांधी है वो कैसे अपने इम्पोर्टेंट को बनाया रखे और कैसे वो समाचारों में बने रहे, वो ये इस तरह का जो हथकंडा है वो मुझे ज्यादा नजर आता है, ना कि संगठनात्मक मजबूती की बात नजर आती है। क्यों क्या आवश्यकता होगी संगठनात्मक मजबूती के लिए? आपको श्रेणियां होती है, काम करने वाले जो अधिकारी होते हैं वो अपने से ऊपर, उसके ऊपर, ये श्रेणियां बनी होती है, वो उसके हिसाब से काम चलता है और काम होते हैं। और यदि अगर राहुल गांधी को, जो आज ना तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और ना ही विपक्ष नेता, तो अगर उनको यदि आवश्यकता पड़ रही है, एक एमपी है, केवल एमपी के तौर पे यदि वो एक आवश्यकता पड़ रही है कि वो सीधे संवाद कर रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि वो किस तरह से सभी के लीडर्स को बायकॉट कर रहे हैं और बाईपास कर रहे हैं। तो ये यही सही आपकी संगठनात्मक जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है। आप यदि आपको डायरेक्ट नीचे के जिला अध्यक्षों तक से सीधे संवाद करना पड़ रहा, तो आप अपने बीच की जो श्रेणियां बनी हुई है, आपके पदाधिकारी है, प्रदेश पदाधिकारी, उन सबको आप बायकॉट कर रहे हैं, उन्हें बाईपास कर रहे हैं। यही दर्शा देता है कि किस तरह की गुटबाजी बात है कि ये पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति होती है। ऐसा नहीं है कि बायकॉट कर रहे हैं। आप लोग भी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, आपके बड़े नेता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी नेता को या फिर बड़े पदाधिकारियों को बायकॉट किया जा रहा है, तो ये गलत है। हाँ, लेकिन ये जरूर है अंशुल जी, बीजेपी का ये कहना है कि भाई हम तो गंभीरता से लेते नहीं है राहुल गांधी को। उन्होंने अभी तक ऐसा कौन सा अचीवमेंट है, अगर वो एक बतला दें तो हम उन्हें गंभीरता से लें। इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा निकाली, हासिल क्या हुआ? इसीलिए भाई भाजपा तो ये कह रही पहले कुछ करके दिखाइए, उसके बाद हम मानेंगे कि हाँ भाई दम है। राजेश जी, मैं इस लाइव डिबेट में आपके लिए राहुल गांधी जी का तुरंत उनके शब्द का अचीवमेंट दिखाने के लिए तैयार हूं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि कुछ कर कर दिखाइए। जब इतने जिम्मेदारी पूर्वक ये राहुल गांधी जी को लेते नहीं है और पिछले 15 मिनट से राहुल गांधी जी के ही बारे में बोल रहे हैं, इससे अरे चर्चा ही राहुल गांधी को लेकर हो रही है, राहुल गांधी जी को कितने गंभीरता से लेते हैं। विषय वही है ना। फिर कैसे बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो फिर कैसे बोल रहे हैं ये कि राहुल गांधी जी के ऊपर गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अगर जो व्यक्ति को व्यक्ति विशेष गंभीरता से नहीं लेता है, मैं समझता हूं कि आपके लोकतंत्र के सुंदर मंदिर के ऊपर उसकी चर्चा होना सार्थक ही नहीं है। खैर ठीक है, वह अलग विषय है। अब मैं बीजेपी के प्रवक्ता को बता देता हूं कि जो हमने 4000 किलोमीटर की यात्रा करी है, उससे हमें अचीवमेंट क्या हुआ। आदरणीय एक आदमी आया था हिंदुस्तान में जो कहता था कि हम फकीर हैं, हम झोला उठाकर चल पड़ेंगे, और उसी फकीर ने यह कहा था कि इस देश का शहजादा है जो राहुल गांधी है, राजकुमार की संज्ञा दे दी थी। हिंदुस्तान को ऐसा राजकुमार पसंद है जो 4000 किलोमीटर की यात्रा चल लेता है एक टी शर्ट पहन के, एक लोवर पहन के, कि एक ऐसा फकीर पसंद है हिंदुस्तान को जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात करता है और स्वयं 8000 करोड़ के प्लेन में घूमता है, जो 12-12, 13-13 लाख रुपया का सिर्फ सूट पहनता है, 5-5 लाख रुपए का सिर्फ चश्मा लगाता है। ऐसा फकीर हिंदुस्तान को आवश्यक है कि उस प्रकार का शहजादा आवश्यक है। ये मैं जनता जनार्दन के ऊपर, स्वाभाविक के ऊपर छोड़ता हूं। अब संगठन के ऊपर मैं बात करता हूं कि राहुल गांधी जी उनकी बात सुनेंगे कि राहुल गांधी को अपनी बात जिला अध्यक्ष बताएंगे। मैंने यही कहा ना कि अगर आपके यहाँ पे थोपोवाद की राजनीति नहीं होती और लोकतांत्रिक विषय के उन मूल्यों को अगर आप बीजेपी के नेता थोड़ा सा जानते, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, सुनिए ना, आपको पूरा सुनिए। अगर आप लोकतंत्र के उन मूल्यों को अगर आप जानते
तो आपको यह पता चलता आदरणीय प्रवक्ता जी कि संवाद किस बात की चीज होती है। जब माननीय सांसद हाथ जोड़कर मीडिया के सामने रोते हैं कि हमें संसद में बोला नहीं जाता, तो उसमें यह समझ में आ जाता है कि आप लोकतांत्रिक उन मूल्यों को किस हाशिए पर रख कर बैठे हुए हैं। तो आदरणीय आलोक सोनी जी, आपका भय कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी के ऊपर कितना आप दबाव महसूस करते हैं। राहुल गांधी के चलने मात्र से पूरा सोशल मीडिया आपका, बीजेपी का पूरा झूठ फैलाने का काम कर देता है। तो आप कह रहे हैं और हमने कुछ अचीवमेंट नहीं किया है, हम 99 सीटों पर खड़े हो गए, इंडिया गठबंधन को हमने बना लिया। मतलब ये है कि जो 99, एक मिनट, अगर हम 20 सीटों को लेकर हो जाते तो हम सरकार में आ जाते। 99 सीटें लेकर आना, एक मिनट अंशुल जी, 99 सीटें लेकर आना ये कांग्रेस के लिए संजीवनी है और यही एक बड़ा अचीवमेंट है। आलोक जी देख लीजिए, उनका ये कहना है, कैसे आप कह रहे हैं, देख लीजिए अभी आप कह रहे हैं करके दिखाइए, 99 सीटें लेकर आए और ये कहीं ना कहीं है ही 99 सीटें, साथ ही साथ संगठनात्मक कार्यवाही और बीजेपी के झूठ को उजागर करने का वो 99 सीटों से भी बड़ी चीज है। मान्यवर राजेश सोनी जी, मैं आपको स्पष्ट कर रहा है, ग्रेस मार्क्स से पास कर रहा है और अपने आप को यदि वो ऐसा विद्यार्थी के रूप में प्रस्तुत कर रहा है कि वो बहुत दिमाग वाला है या अपने दिमाग की बहुत वहां पर मैं बता रहे हैं कि मैं बहुत प्रवीण हूँ, मेरिट वाला हूँ, तो ये सोचने वाली बात है। मैंने आपके संगठन के बारे में किस तरह के लीडर कैसे बताइए इनको, आपको यहाँ पे स्लिप कैसे आ जाती है? अंशुल जी, अभी कुछ लोकतंत्र होता होगा ना, राजनीति में यहाँ पे एक स्लिप आती है, उसमें मुख्य आगे जाने की हो जाता है। इनसे जरा पूछिए वो स्लिप कैसे बनती है, क्या पैसा देके बनती है, करके बनती है, कैसे बनती है? आलोक जी बताइए जरा। अंशुल जी, मुझे लगता है कि इस वक्त अब कांग्रेस को सोचना चाहिए वो स्लिप कैसे बनती है। मैं तो यही पूछ रहा हूँ, 5 सेकंड का प्रश्न है मेरा, इतना तो मेरा अधिकार है आपसे पूछने का, छोटे भाई हैं आप मेरे। जनता ने नकारा है, जनता ने नकारा है, जिस परिवार को कहाँ जनता ने नकारा है सर, नकारा है, तो इसे छत्तीसगढ़ में 35 सीट दी है, प्रमुख लोकतंत्र की गांधी परिवार के साथ कैसी बात कर, ठीक है। अगर अंशुल जी चलिए, मैं देश भर की बात को अगर छोड़ भी देता हूँ, आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में आखिर क्या हुआ। 5 साल आपको जनता ने मौका दिया सरकार चलाने का। ये आप लोग तो कह रहे थे भाई माहौल आपके पक्ष में, लेकिन जिस तरह के मामले चुनाव के दौरान निकलकर सामने आते रहे, जो संघर्ष पार्टी के अंदर हुआ है, उसी का नतीजा है कि आप लोगों को फिर से विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। ये मानते हैं आप कि आपकी जो जमीन है, आपकी जो जमीन है, जमीनी पकड़ जो मजबूत होना चाहिए, वो जमीन आपके हाथ से खिसकती जा रही थी, ये वजह है? नहीं मान्यवर, मैं आपकी इस बात का बड़ी विनम्रता पूर्वक विरोध करता हूं, क्योंकि भारत के सुंदर लोकतंत्र को पढ़ने की सख्त आवश्यकता है आज हम युवाओं को। आपने यह कहा कि जनता ने हमें ठुकरा दिया। मान्यवर, हमको जनता ने अगर ठुकराया होता तो वो जो सुंदर 36 सीटें आई हैं वो नहीं आई होती। जनता ने हमें यह आदेशित किया है कि अभी आप सरकार में थे, अब आपको मजबूत विपक्ष मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों का ये दावा था, उनको पूरा कराने की जिम्मेदारी आपकी है। आप ये कह रहे थे बहुत दावे के साथ कि देखिए हम जीत रहे हो, हर पार्टी ये दावा भी करती, बहुत आश्वस्त भी थे, लेकिन जो आपके कार्यकर्ताओं को संघर्ष करना पड़ा और जो गुटबाजियां देखने को मिली, इसका खामियाजा अक्सर कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ता है। तो अब मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह से अब अगर आप लोग अगर एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो अब ये समझना चाहता हूं कि क्या अब आने वाले समय में समन्वय देखने को मिलेगा, और वो नेता जो वाकई काबिल है, क्या वो नेता अब आपकी पार्टी के अंदर उभरता हुआ दिखाई देगा? उसका ही लाभ क्या पार्टी ले पाएगी? मैं आपको छत्तीसगढ़, ना केवल छत्तीसगढ़ बल्कि संपूर्ण या फिर वही विरोधाभास की स्थितियां दिखाई इतिहास से अवगत कराने का प्रयास करता हूं। मैं आपको प्रयास करता हूं। आपने कहा कि जो नेता है वो उभर कर आएगा क्या? हिंदुस्तान का, कांग्रेस का पुराना इतिहास है, जो जमीनी स्तर पर काम करता है वह उभर कर आता है। आज माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए बैठे हैं, वह अपने एक पेपर मिल में काम किया करते थे मान्यवर, वहां से उभर कर आए हैं, तो ये कांग्रेस की ही देन होगी ना साहब। अब दूसरी बात, जो आपने छत्तीसगढ़ की हमसे बात करी कि आपस में गुटबाजी की राजनीति हो रही है, ये लोगों का परसेप्शन है भाई साहब। क्यों परसेप्शन है, थोड़ा सा स्पष्ट करता हूं। मंच पर खड़े होकर आदरणीय
ब्रजमोहन अग्रवाल जी आज के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी के बारे में क्या टिप्पणियां करते हैं, इससे बड़ी गुटबाजी कुछ नहीं होती है। आदरणीय रमन सिंह जी ब्रजमोहन अग्रवाल जी के बारे में क्या टिप्पणियां करते हैं, इससे बड़ी गुटबाजी कुछ नहीं हो सकती है। और आप जी अभी की बात बता रहा हूं कि ओपी चौधरी जी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ में किस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं और इनके एकात्म परिसर में सिर फटौल की राजनीति होती है, इससे बड़े गुटबाजी कुछ नहीं होती है। थोड़ा सा गुटबाजी का उदाहरण मैं आपको इसी छत्तीसगढ़ प्रदेश का दे देना चाहता हूं। बेबीलोन होटल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज के प्रधानमंत्री जी प्रभारी बनकर आते हैं और ब्रजमोहन के गुंडे उनके लिए इतनी मार मारते हैं कि उनको 18 टांके आते हैं, इससे बड़ी गुटबाजी कुछ नहीं हो सकती। हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है, हमारे यहाँ भले ना माने, लेकिन मैं ये मानता हूँ हर राजनीतिक दल में चीजें कई बार होता है नहीं छुप पाती, उभर कर सामने आती है, लेकिन एक मैकेनिज्म होता है। और आप ये मानिए कि आपका जो मैकेनिज्म है वो कमजोर है और भाजपा कहीं ना कहीं इसमें सोनी जी एक सेकंड, बिल्कुल आप बिल्कुल एक बात बोले हैं कि आप एक हर चीज का एक मैकेनिज्म होता है, उसको आप मानिए कि आपका मैकेनिज्म गलत है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर हम पारदर्शी पार्टी हैं और हमारा एक एक मैकेनिज्म लोकतंत्र के सुंदर चतुर्थ स्तंभ पर रखा जा रहा है, अर्थात सोनी जी को इस बात की जानकारी हो रही है, तो आप मुझे यह बताइए कांग्रेस का मैकेनिज्म सही है कि बीजेपी का मैकेनिज्म सही है जो रातों रात एक पर्ची में मुख्यमंत्री घोषित कर देता है? आप बताइए हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए कौन सा मैकेनिज्म अच्छा है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छा मैकेनिज्म जो है ये तय पार्टियां करती हैं। आप लोगों से अगर पूछा जाए कि भाई आपका नेता कौन होगा, तो आप भी यही कहते हैं कि भाई हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। देश के मुख्यमंत्री का सौदा दिल्ली में मैकेनिज्म अच्छा लगेगा कि लोग ये पार्टियों को सभी ये कहते हैं कि भाई हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, ऐसा थोड़ी ना। वो मैकेनिज्म अच्छा लगेगा कि रात में एक पर्ची आ जाती है और फिर से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ऐसा क्या काम किया है, ऐसा उनने कौन सा चुनाव लड़ा है कि वो प्रदेश के मुखिया बने बैठे हैं? चलिए बताइए, बीजेपी के प्रवक्ता मैकेनिज्म बताइए, आपके यहाँ पर संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो कौन सा चुनाव जीत कर आए? चलिए इनसे पूछ के बताइए कौन सा चुनाव जीते हैं, बताइए 2.5 साल जो है कौन सा चुनाव जीते हैं? मुख्यमंत्री होंगे और 2.5 साल जो है टीएस जवाब नहीं दे पाएंगे। अरे चलिए वो बड़ी समस्या है इनके साथ। एक मिनट लोकतंत्र को जिस तरह से कांग्रेस ने खिलवाड़ बनाया हुआ था और लोकतंत्र कहते हैं, संविधान की बात करते हैं। आलोक जी एक मिनट, कितने साल का है पूछे इनका, राहुल गांधी जी को ये कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने पूछे, मैं बताने तैयार हूं। आलोक जी मेरा सवाल ये, एक मिनट रुकिए रबर स्टैंप के बारे में आप अंशुल जी बात कर रहे हैं, कैसे प्रदेश प्रवक्ता रबर स्टैम्प है आपके बताने तैयार हूँ। मैं कहता हूँ, बताइए आप कैसे प्रदेश प्रवक्ता बने? खुद के घर शीशे के होते हैं मान्यवर, तो दूसरों के घर में ताका झाकी नहीं करते। एक बार और मैं ये देखिए, एक मिनट क्या हाल है मेरा तेरे आलोक जी, आलोक जी रंग है मेरा तेरे आगे। आलोक जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बात नहीं करते जिला अध्यक्ष से, ये बताइए आज चर्चा किस बात की? राहुल गांधी से बात करेंगे न कि मल्लिकार्जुन खड़गे? यही बात अपने आप। हाँ, ये बड़ा उम्दा प्रश्न किया आलोक जी ने। आलोक जी ने बड़ा उम्दा प्रश्न किया कि इन्होंने ये कहा कि अकेले राहुल गांधी जी एमपी हैं और वो जिला अध्यक्षों से बात क्यों कर रहे हैं? आलोक सोनी जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, इसका जवाब देना चाहता हूं। बड़ा अच्छा प्रश्न किया। यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है जो कांग्रेस आपको देती है। राहुल गांधी जी किस अधिकार से जिला अध्यक्षों से बात कर रहे हैं भाई? ये प्रश्न वाजिब प्रश्न है, इसका जवाब सुनिए। आपको जवाब इसका वाजिब प्रश्न का वाजिब जवाब ये है, आपने तो मेरे कोई प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है, मैं आपको जवाब देता हूं। राहुल गांधी ने बाकायदा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लिखित में इस बात की परमिशन मांगी है, क्या मैं यह कार्यक्रम जो कर रहा हूं जो संगठन के लिए जमीनी स्तर पर बहुत अच्छा होगा, इसके लिए आप क्या अनुमति प्रदान करते हैं? उन्होंने कहा जी हां, मैं आपको इस बात की अनुमति प्रदान करता हूं। उसके बाद यह कार्यक्रम चालू हुआ है मान्यवर, और उसकी प्रतिलिपि आईएनसी उनकी पार्टी का अंदरूनी मैटर है, उन्हें ज्यादा अच्छे से पता होगा। ये आलोक जी आपको थोड़ी ना पता। किरण देव जी किस प्रकार से आपके प्रदेश अध्यक्ष बन गए? चलिए मैंने आपका प्रश्न का जवाब दिया, आप मेरे प्रश्न का दीजिए। हिम्मत नहीं है आपका जवाब देने में, चलिए दीजिए। कैसे जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए बताइए एक रात में? चलिए ठीक है, ये अध्यक्ष जिस तरह से चुनाव होते हैं वो एक अपनी प्रक्रिया है और वो अलग विषय है, लेकिन मैं ये कहूंगा आलोक जी आपसे, उनकी पार्टी की अपनी रणनीति है। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें भाजपा को क्या आपत्ति है भाई? वो अपनी रणनीति से काम करें। क्या आप एक तरफ कहते हैं कि भाई हम गंभीरता से नहीं लेते, दूसरी तरफ फिर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत घबराहट है कि ऐसा ना हो कि भाई सामने से पार्टी चुनौती दे दे, ये रणनीति काम कर
एक काम करने की भी, एक पार्टी के लीडर को मौका देने की भी एक समय सीमा होती है। प्रवक्ता महोदय, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कैसे हुए, राहुल थोड़ा गांधी तो बता दीजिए, जनता पूछ 20 रही है, वर्षों से- इंडियन वांट्स टू नो। राष्ट्रीय बता पा रहे हो आप? चलिए, हर और पार्टी की बताने अपनी की रीति नीति बताइए होती है, हर पार्टी की आप अपनी वही कर- प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे बहुत बने। बहुत शुक्रिया आप सीमा दोनों भी का। होती है। ठीक बताइए है, कि चर्चा आपके खत्म राष्ट्रीय होती है। अध्यक्ष आलोक कैसे जी, बने? अंशुल मिश्रा हमें जी, तो बताया है, चर्चा पार्टी खत्म होती है, किस- समय खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करने के लिए यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब इसका बीड़ा राहुल गांधी ने उठा लिया और यही वजह है कि एक क्लास के जरिए राहुल गांधी अब अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं और कैसे पार्टी की जमीनी पकड़ को मजबूत किया जाए, इस पर 1-to-1 चर्चा कर इस पर ही फोकस किया जा रहा है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी के इन प्रयासों का कितना फायदा होता है और कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ एक बार फिर पुनर्गठित होती है और फिर आगे बढ़ती है। फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही और आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।